नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रोडवेज परिचालक ट्रैप। करीब 5 लाख रुपए के एरियर के भुगतान के एवज में मांगी थी घूस। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में जिले की पहले आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। वंशावली संरक्षण अकादमी अध्यक्ष राम सिंह राव ने किया उद्घाटन। टाउन में अतिरिक्त अनाज मंडी यार्ड की व्यवस्था करने की मांग। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम मंडी समिति अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। कॉलेज की सरकार चुनने के लिए मतदान शुक्रवार को, शनिवार को मतगणना के बाद सामने आएगा परिणाम। जिला परिषद कार्यालय में जलाया सरपंच का पुतला। सरपंच पुत्र पर लगाया धक्काशाही करने का आरोप। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने गुरुवार को हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर कार्रवाई करते हुए रोडवेज परिचालक को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। यह घूस करीब 5 लाख रुपए के एरियर के भुगतान के एवज में डिपो मैनेजर के नाम पर मांगी गई थी। ऐसे में एसीबी जयपुर की टीम घूसखोरी के इस खेल में हनुमानगढ़ रोडवेज डिपो के मैनेजर की भूमिका भी संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। यह कार्रवाई रोडवेज बस में तैनात ही एक अन्य परिचालक की शिकायत पर की गई। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ रोडवेज डिपो के एक परिचालक ने जयपुर एसीबी में शिकायत की कि हनुमानगढ़ डिपो की ही बस में परिचालक के पद पर तैनात विजय छाबड़ा की ओर से करीब 5 लाख रुपए के एरियर का भुगतान करवाने के आवाज में डिपो मैनेजर के नाम से उससे घूस मांगी जा रही है। सत्यापन करवाया तो रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सही पाई गई। इस पर एसीबी जयपुर की टीम ने गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाल बिछाया। परिवादी ने गुरुवार दोपहर को जैसे ही हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड में परिचालक विजय छाबड़ा को रिश्वत राशि के 40,000 रुपए पकड़ाए, घात लगाकर बैठी एसीबी जयपुर की टीम ने इशारा मिलते ही विजय छाबड़ा को रिश्वत राशि सहित धर दबोचा। मौके पर भीड़भाड़ व खुली जगह होने के कारण एसीबी जयपुर की टीम आरोपी को कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित एसीबी चौकी में ले गई और कागजी कार्रवाई निपटाई। साथ ही डिपो मैनेजर सहित अन्य अधिकारियों की भूमिका के संबंध में भी पूछताछ की। एसीबी जयपुर के अधिकारियों के अनुसार परिवादी ने जानकारी दी कि एरियर का भुगतान करवाना परिचालक के हाथ में नहीं होता। एरियर का भुगतान डिपो मैनेजर ही करवा सकता है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार इसलिए इस मामले में डिपो मैनेजर की भूमिका भी संदिग्ध है। इस संबंध में जांच की जा रही है। 2022 को परिवादी हमारे जयपुर में आगे शिकायत की थी कि मेरे बकाया बिल का एरियर पास करने के लिए तथा मुझे ड्यूटी ऑफिस में लगाने के लिए दीपक भोबिया द्वारा परेशान किया जा रहा है और इसकी रिश्वत जो है विजय छाबड़ा द्वारा मांगी जा रही है 50,000 रुपये रिश्वत, जिसका हमने सत्यापन करवाया। विजय छाबड़ा के द्वारा सत्यापन हो गया था। उसके संदर्भ में आज विजय छाबड़ा 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और फोबिया जी की अभी संदिग्ध भूमिका की जांच की जा रही है। कंडक्टर तो ये कह रहा है कि सर मैं तो दलाली का कार्य कर रहा था और ये दीपक जी के द्वारा ही पास किया जाता और हेड ऑफिस से पास होता। फिर भी हमें मुख्य आकार के कोई ऐसी प्रमाण मिली नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। बाकी उनको हमने रिश्वत के रंगे हाथ देते हुए गिरफ्तार। ये कार्रवाई कहाँ की है सर आपने? ये डिपो में ही उनकी सीट है, उसी के उसी उनको की भी जांच की जाएगी। सारे बिल की कॉपी चेक कर रहे हैं, क्या क्या उनके पेंडिंग्स हैं, सारे बिल चेक। जंक्शन के अबोहर बाईपास रोड स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में आधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है। वातानुकूलित इस आधुनिक लैब में 250 कंप्यूटर लगाए गए हैं। हर छात्र छात्रा के लिए अलग अलग चैम्बर नुमा कक्ष भी बनाए गए हैं। इससे प्रायोगिक अध्ययन के दौरान एकाग्रता भंग नहीं हो। आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन वंशावली संरक्षण अकादमी अध्यक्ष राम सिंह राव ने गुरुवार को किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदलते वक्त में युवा पीढ़ी को आधुनिकता और पुरातन के बीच समन्वय बनाकर प्रगति करने की जरूरत है ताकि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। बेबी हैप्पी कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कंप्यूटर लैब के उद्घाटन मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास से युवाओं को तकनीक को समझने का मौका मिलता है। इसके लिए बेबी हैप्पी कॉलेज प्रबंधन समिति के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि बुद्धि और विद्या में फर्क को जो व्यक्ति समझ लेता है वह समाज को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए बल और बुद्धि के बीच समन्वय का होना जरूरी है। इस मौके पर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के निदेशक तरुण विजय ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन समिति का हमेशा प्रयास रहता है कि वह छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा और पुरातन शिक्षा व्यवस्था के बीच समन्वय बनाकर शिक्षित करने का प्रयास करें। आज यहाँ बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, इसके हमारे निदेशक तरुण जी और उनके छोटे भाई जो हैं वो इसको संभाल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि करीबन 250 कंप्यूटर जो है उनका लैब जिसका अभी इनॉग्रेशन हमने किया है वो एक जगह होना ये बहुत बड़ी बात है और उस लैब का भी उद्घाटन करके आए। शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हनुमानगढ़ में नहीं बल्कि आपकी चर्चा जो है वो पूरा राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में मानी जाती है। तो शिक्षा का बहुत महत्व है। आप तो देख रहे हैं राजस्थान की सरकार जो है जननायक अशोक गहलोत साहब शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अभी सरकारी विद्यालयों में भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए हैं जिससे जहां लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं पढ़ाते थे वहां आजकल सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हम लोगों की मंत्रियों की सिफारिशों से बच्चे लोग आने लगे हैं कि साहब आप सिफारिश कीजिए। यहाँ हमारे जो कॉलेज का प्रांगण है श्री बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, उसके अंदर हमने जो है अपने भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन जो परीक्षाओं का जो अभी प्रचलन बढ़ा है उसको देखते हुए हमने यहाँ जो है 250 कंप्यूटर की लैब लगाई है जिसका आज उद्घाटन माननीय श्री राज्य मंत्री श्री राम सिंह रावत जी द्वारा जो है वो किया गया है। अभी हमने देखा है यहाँ कि भी पिछले 1-2 सालों में 3 सालों में जो है ऑनलाइन एक परीक्षा का प्रचलन जो है बढ़ा है, लेकिन यहाँ कोई आसपास जो है वो नज़दीक लैब नहीं है। तो ऊपर हमारी जैसे कंपनी में बात हुई तो उन्होंने कहा भी अगर हम सेंटर डालें तो कहाँ डालें, यहाँ भी लोकल लेवल पे आपके हैं नहीं। तो यहाँ से बच्चों को परीक्षाएं देने के लिए गंगानगर, बठिंडा या बीकानेर इतनी दूर जाना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यहाँ के जो लोकल छात्र हैं उनको परीक्षा देने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो आगामी की जो भविष्य की जो परीक्षाएँ हैं जो जिस कंपनी के थ्रू होती है, अगर उस कंपनी का अपने साथ अगर टाई अप है तो वो सारी परीक्षाएं जो है वो आने वाले समय में अपने कॉलेज में ही होंगी। प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद कमल सावरी गुरुवार को हनुमानगढ़ आए। वे यहां जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में स्पीक मैके की ओर से आयोजित सारंगी वादन कार्यक्रम में विद्यार्थियों से रूबरू हुए। इससे पहले उन्होंने सारंगी में उनकी ओर से किए गए प्रयोग, शास्त्रीय संगीत व संगीत से जुड़े अन्य आयामों के बारे में मीडिया को बताया। साबरी ने कहा कि वे देश में संगीत देते समय उन्हें इस बात का गर्व रहता है कि वे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा वे हमेशा भारत के झंडे को आगे रखते हैं। विदेशों में प्रस्तुति देते समय वे देश की अलग छाप छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत अध्यात्म का संगीत है। हम ये नहीं कहते कि अन्य देशों के संगीत को सुने नहीं, लेकिन देश के संगीत को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। भारत शास्त्रीय संगीत की पूरी दुनिया दीवानी है। सारंगी के साथ किए गए प्रयोग पर साबरी ने कहा कि उन्होंने संगीत में अनेक नए प्रयोग किए हैं। एक समय था जब गम के अवसर पर संगीत में सारंगी को सुनते थे, लेकिन उन्होंने सारंगी के संगीत को खुशी के मौके पर भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सारंगी में 100 रंग होते हैं और उन्होंने सभी रंगों को अलग अलग मुकाम पर पेश करने की कोशिश की है। वे अपने परिवार की 7वीं पीढ़ी हैं जो सारंगी बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता उस्ताद साबरी खान ने दुनिया में सारंगी को नहीं पहचान थी। जब देश आजाद हुआ था तो 1947 में उनके पिता ने संसद हाउस में सारंगी वादन किया था। साबरी ने बताया कि उन्होंने सारंगी में सेलो स्ट्रिंग का प्रयोग किया। सेलो स्ट्रिंग जोड़ने से सारंगी का साउंड और भी अच्छा हो गया। गौरतलब है कि सारंगी वादक उस्ताद कमल साबरी को देश व विदेश में अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। सारंगी वादक उस्ताद कमल साबरी ने हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में स्पीक मैके की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सारंगी पर ऐसी धुन छेड़ी कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाया। ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं इनके सामने, इसका नाम पता है आपको? कहीं देखा है आपने? हाँ देखा है। बोलो बेटा, खड़े होकर बताओ। हमारे भारत में 2 मुख्य प्रणाली है शास्त्रीय संगीत की। एक है साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसको बोलते हैं कर्नाटिक संगीत। क्या बोलते हैं? क्या बात। अब हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत ये साज, ये वाद्य यंत्र आते हैं। हम नॉर्थ। छात्र संघ चुनाव यानी कॉलेज की सरकार चुनने के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। उसके अगले दिन शनिवार को मतगणना के बाद परिणाम जारी होंगे।
मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए संबंधित कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हालांकि मतदान से पहले ही चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके भाग्य का फैसला शनिवार को मतगणना के बाद होगा। प्रत्याशियों का भाग्य शुक्रवार को मतपेटियों में बंद हो जाएगा। लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार गुरुवार शाम 5 बजे तक प्रचार का आखिरी समय था। मतदान को लेकर सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रत्याशियों ने प्रत्येक वोटर्स तक पहुंचकर मतदान करने का आह्वान किया। उधर जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में मतदान के लिए कुल 10 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त पुलिस जाब्ते का बंदोबस्त किया गया है। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भाभू ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुक्रवार को सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। किसी भी अव्यवस्था न हो, मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए कॉलेज फाटक के पास बने अंडरपास के पास से ही बैरिकेडिंग करवाई गई है। करीब 3500 छात्र छात्राएं मतदान करेंगी। भीड़ न हो, एक तरफ से मतदाता कॉलेज में आए और मतदान के बाद दूसरी तरफ से वापस चले जाएं, ऐसी व्यवस्था बैरिकेडिंग लगवाकर करवाई गई है। मतदान के लिए कॉलेज में 10 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ पर भीड़ न हो, इसके लिए भी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर करीब 350 वोट डालने की व्यवस्था की गई है। पुलिस जाब्ते का पर्याप्त प्रबंध किया गया है। करीब 30 पुलिसकर्मियों व अधिकारियों का जाब्ता मांगा गया है। 1 बजे मतदान के बाद मतपेटियों को सील कर कोषागार में जमा करवाया जाएगा। 27 अगस्त को सुबह कोषागार से मतपेटियां प्राप्त कर उस दिन सुबह 10 बजे से कॉलेज में महात्मा गांधी सभागार में मतगणना की जाएगी। हमें आज क्या तैयारी करके जानी है बूथ लेवल के ऊपर, उसके अंदर देखें आप लोग। तो सबसे पहले बूथ निर्माण है हमारे पास में। तो बूथ निर्माण के लिए आपके पास में जो भी सहायक कर्मचारी है उसके मार्फत आप लोग अरेंजमेंट करवाएंगे। अरेंजमेंट हमें किस तरीके से करना है, जो भी बूथ बनाए गए हैं, यानी कि हमारे पास में कुल 3500 ये क्या नाम अपने वोटर लिस्ट के अंदर वोटर्स हैं, और इन 3500 को हमने 10 बूथ के अंदर डिवाइड किया। कुछ जगह हो सकता है 400 हो, कहीं हो सकता है 300, लेकिन वो क्लास वाइज करने के हिसाब से उनको किया गया। बूथ हमारे जो है वो 10 के 10 नई बिल्डिंग के अंदर 7 और 3 हमारे पास में ओल्ड बिल्डिंग के अंदर। तो रूट तक जो कक्ष संख्या हमारे पास में 46 से हमारे पास में नई बिल्डिंग के अंदर स्टार्ट होता है, लेकिन 46 को हमने वैकेंट रखा है। और उसके बाद में 47 नंबर से 47, 48, 49 कंप्यूटर लैब है, उसको खाली छोड़ा गया है। उसके आगे 50, 51, 52, 53 और 54। इसके बाद में हमारे पास में जो कक्ष संख्याएँ हैं वो 3 कक्ष संख्याएँ हमारे पास में बूथ जो है 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव 2022 का मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे तक रहेगी। इसमें हमने ये व्यवस्था की हुई है कि प्रॉपर बैरिकेडिंग वहाँ से अंडरपास से लेकर के वहीं से शुरू हो जाएगी और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, क्योंकि छात्रों की संख्या काफ़ी अधिक है। 3500 बच्चों के वोट है, मतदाता 3500 हैं, तो लगभग अब भीड़ नहीं हो और एक तरफ से बच्चे आए और एक तरफ से चले जाए। ये बैरिकेडिंग आपके सामने ये करवाई जा रही है। दूसरी बात जो इसमें ये है कि 10 पोलिंग बूथ बनाए गए। प्रत्येक पोलिंग बूथ के ऊपर भीड़ नहीं हुई, इसलिए 350 से ऊपर वोट नहीं छोड़े हमने, ताकि 350 के इर्द गिर्द वोट होंगे। 10 पोलिंग बूथ बना दिए जिससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं हो। और हमने पुलिस जाब्ते का प्रबंध कर रखा है। लगभग हमने ये एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो 30 के करीब हमें पुलिसकर्मी और कुछ अधिकारी हमें दें, ताकि ये किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं हो। उसके मतदान के पश्चात 1 बजे के पश्चात उनको सील करके मतपेटियों को कोषागार में जमा कराएगी। रात के अंधेरे में गोवंश की तस्करी करते 4 जने बुधवार देर रात गांव हिरनावाली के ग्रामीणों व गौ सेवकों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों व गौ सेवकों ने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी। पुलिस मौके से 4 जनों को पकड़कर अपने साथ थाना ले गई। साथ ही पिकअप गाड़ी व कैंटर में भरे गोवंश को मुक्त करवा दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। गौ सेवा दल के विजय जांगीर ने बताया कि बुधवार गुरुवार रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि गांव हिरनावाली में पंजाब राज्य से आए हुए लोग गोवंश को पकड़ रहे हैं।
इससे गांव के ही 4-5 जने सहयोग कर रहे हैं। संभावना है कि वे गौवंश को बूचड़खाने ले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर वे गांव हिरनावाली पहुंचे और गौवंश से भरी पिकअप गाड़ी रुकवा जंक्शन पुलिस को सूचना दी। हम जागरण में थे अपने गांव में, तो हमें जागरण में बैठे हुए थे तो हमें किसी दोस्त का फ़ोन आया, वो खेत जाने के लिए निकले थे हम। तो वहाँ पर हमें निकल रहे थे, वहाँ पर हमें कुछ 2 गाड़ियाँ दिखी, वो बिना लाइट बुझाई हुए निकल रही थी। तो हमें इसमें कुछ गड़बड़ी लगी, तो हमने उनका पीछा किया। तो वो आगे बजा कर ले गए गाँव आते चिश्तियाँ, वो वहाँ ले गए। उसमें 2 गाड़ी थी, एक पिकअप थी और एक कैंटर थी, PB नंबर की गाड़ियाँ थी। तो वो वहाँ से वापस मोड़ कर और हिरनावाली आगे 15 से 20 भूसू थी उसके अंदर और 10 उसके अंदर है छोटी वाली में थे। तो जैसे हमने गांव में एंट्री की हिरनावाली में, उन्होंने डाला खोला और ज़बरदस्ती पशुओं को नीचे गिरा दिया। कुछ पशुओं को चोटें भी लगी और फिर हमने उनको थाने में फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई और मौके पर हमने उनको 4 बंदों को पकड़वा दिया है और 2 गाड़ी जब्त करवा दी गई है। पता जी, रात सूचना मिली गांव हिरनावाली से भी कोई बाहर के व्यक्ति है पंजाब हरियाणा के, जो गांव में आए हुए हैं और गायों को पकड़ रहे हैं। क्या पता बुचड़खाने ले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। जैसे ही सूचना मिली हम पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 4 बंदों को पकड़ा है, थाने में अभी वो है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर लेंगे और जो गौवंश है उनको छुड़ा लिया गया है। उनको कहाँ छोड़ा है? उनको गांव में छोड़ दिया। क्या है, 2-4 को तो चलती गाड़ी में उन्होंने गिरा दिया, बाकी उन्होंने जल्दबाजी में जितने गौवंश थे सारे उतार दिए थे। हम पूरे गांव का इसमें सहयोग है, पूरे गांव के सहयोग से। अभी रात को फिर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया, 4 बंदों ने भी, यहीं के गांव के ही कोई कुछ लोग हैं जिन्होंने इन गायों को पकड़वाया। देखो जी, ये गलत बात है। भी पूरे हनुमानगढ़ जिले में हर गाँव में गौवंश है। अगर अपने को कोई दिक्कत हो रही है तो गौशाला है, लेकिन ये रात्रि में जो आप ये काम कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है और इस पे प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहाँ ले जा रहे थे बताया उन्होंने? अब वो जाने कहाँ ले जा रहे थे, उनके साथ और कौन कौन मिला हुआ है वो सारा वो यहाँ थाने में है। उनसे पुलिस पूरी पूछताछ करेगी तो वो बता देंगे। हमारी बात हुई थी तो हमें ये बोला भी यहीं गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया है और उन्होंने बोला भी आप इनको कहीं ले जाओ। तो वो क्या पता बुचड़खाने ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, वो ही बताएंगे। सरपंच पुत्र पर धक्काशाही करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत 2 KNJ के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय में सरपंच जीवनी देवनी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर रोष प्रकट किया। पुतला दहन के बाद ग्रामीणों ने जिला परिषद CO को ज्ञापन सौंप गांव की गली में हुई अतिक्रमण को हटवा नाली व सड़क का निर्माण करवाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने नाजायज निर्माण कार्य रुकवाने की मांग जिला परिषद CO से की। इस पर CO ने कमेटी गठित कर जाँच करवाने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। 1 घंटे में पीछे काम कर रोड तैयार कर दिया, 1 घंटे के अंदर उसने चौके भी लगा दिए, नाली भी आप जाके देखो मुकाबाला। जीवनी देवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रतन दान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रतन दान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रतन सारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जीवनी देवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीवनी देवी मर गई मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीवनी देवी मुर्दाबाद। बोले भी गली तो सारी है, या तो पूरी बना, नहीं तो उसको बंद कर। इसने क्या करा, आधी गली बंद करवा दी। बंद करवा दी कैसे? भाई आगे गली ही नहीं करता हमारे। हाँ, हम तो ये आपके पास आए हैं, उससे डॉक्यूमेंट मंगाया जाए। जो सड़क बनाई है, अगर उसने मजदूरी से बनवाई है कि नजायज बनी है, हमारा 2 KNJ का पैसा है। सर, हम CO साहब के जिला प्रमुख में आए हैं। जीवनी देवी का यहाँ पुतला फूंका है। जो गली का वाद चल रहा है, वो गली जा रही है रेलवे बाउंड्री से गुरुद्वारे के पास। आगे से गली उन्होंने बंद करवा दी है, पीछे गली बना दी है और ये धक्काशाही करता है। ये सारे से गुंडागर्दी करता है। जीवनी देवी का लड़का रतन और जीवनी देवी का कोई बस में नहीं, ये गुंडागर्दी सरेआम करता है। महिलाओं के साथ करता है, पुरुषों के साथ करता है और हमारे की
सीओ साहब से यही है भी हमारी गली खिलाई जाए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम आने वाले टाइम में भारी आंदोलन करेंगे और जिला पंचायत को ताला लगाएंगे। गुरुद्वारा से गली आ रही है रेलवे लाइन की तरफ, हमारे घर हैं 15-20 उसमें, और जो एक मंडल है कोई, उसका घर है बीच में, वो अवैध कब्जा कर रखा है उसने कोई, और वो बना रखा है बाथरूम, छपरा गाय गुए बीच में बांध देता है गली के, और वो सरपंच का कोई खास है, इसलिए सरपंच उसका पक्ष लेता है। वो वहाँ तक गली बना दी, वहाँ तक मंजूरी नहीं है गली की पूरी मंजूरी होनी चाहिए, आधी गली थोड़ा होती है, आधी गली बना दी उसने, अधूरी छोड़ दी, बोला यहीं तक आएगी ये। वो उसका लड़का है जो मित्र है सरपंच का, इसलिए वो उसका पक्ष करता है। हमारी 2 केंजे पंचायत के अंदर जी कोई सही निर्माण नहीं हो रहा है जी, जो अपने चेतों के लिए वो सरपंच पुत्र कुछ भी करने को तैयार है जी। आगे हमारी गली में हुआ था पहले, वो बीच में छोड़ के चला गया, पर्सनल नालियाँ दे दी जो आज गंदगी से भरी पड़ी है, न उनकी निकासी है न और है जी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी विरोधी यूनिट व पुलिस ने गुरुवार को एक सूचना पर जंक्शन बस स्टैंड में संयुक्त कार्यवाही करते हुए भिक्षावृत्ति, बाल श्रम करते व कचरा बीनते 5 बच्चों को दस्तयाब किया। इनमें 3 बालिकाएं व 2 बालक शामिल है। मौके पर ही 5 बच्चों के परिजनों को बुलाकर भविष्य में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति व कचरा बीनने का कार्य नहीं करवाने के लिए पाबंद किया। साथ ही शिक्षा के जोड़ने के लिए प्रेरित कर इन बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया। अभी क्या है कि अभियान चल रहा है कि हमारा इस तरह से कोई भिक्षावृत्ति का, कोई बाल श्रम का जिले के अंदर कहीं भी इस तरह से हो रहा है, तो हमने गुगाबेड़ी भी कार्रवाई की। आज भी जिला बाल कल्याण अधिकारी को ये सूचना मिली कि इस तरह से बसड़ा जंक्शन पे कोई भिक्षावृत्ति के इस तरह से बच्चे इन्वॉल्व हैं। पहले भी कई बार कार्रवाई की है, उनको पाबंद किया, लेकिन नए नए लड़के बच्चे आते रहते हैं। एक बार इनको पाबंद कर देते हैं वो तो कहीं शिफ्ट हो जाते हैं या स्कूल में लग जाते हैं, लेकिन नए बच्चे और आने लग जाते हैं। इसलिए आज कुछ बच्चों को यहाँ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए, भिक्षावृत्ति करते हुए, इस तरह से कचरा बीनते हुए इस तरह से उनको संरक्षण में लिया है और अभी CWC पेश करेंगे। उनको पेश करने के बाद में फिर उनके गार्जियन को पाबंद करके उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। नकली बीज कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने व किसानों के फसल का उचित मुआवजा दिलवाने की मांग आम आदमी पार्टी ने उठाई है। गुरुवार को आप कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ जिले में नकली बीज कीटनाशक की बिक्री बेरोक-टोक जारी है। जिले में कृषि विभाग के जिन अधिकारियों पर इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों की सांठगांठ से ये सब चल रहा है। मानगढ़ ज़िले में नकली बीज और नकली कीटनाशक का जो कारोबार चल रहा है, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है
कि जिस उद्देश्य के लिए कृषि विभाग का गठन किया गया है और जिन अधिकारियों की ड्यूटी है कि वो काश्तकार की शिकायत पर उसकी जांच करे और दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई अपने विभाग के मार्फत करवाए। इस चीज़ से बचने के लिए जब भी काश्तकार कोई शिकायत लेकर के आता है तो विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि भाई हमारे बस का रोग नहीं है, हम दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और हम जांच भी नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में 16 MD के 2 काश्तकारों की गलत कीटनाशक के कारण से, यानी नकली कीटनाशक के कारण से जो है वो एक काश्तकार की 4 किला ज़मीन का नरमा ख़त्म हो चुका है और एक की 3 किला का 7 किला का जो है, और औसतन जो है एक काश्तकार को अगर 7 क्विंटल बीघे का भी अगर घाटा होता है तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों रुपए का काश्तकार का नुकसान हो चुका है और कृषि विभाग के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। एक काश्तकार को तो सीधा ही कह दिया गया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाके जो है वो बढ़िया से लड़िए। क्या काश्तकार बढ़िया से लड़ेगा? जब आपको पता है कि फसल खेत में खड़ी है और आप उसका मुआयना कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने फसल जो है वो ख़राब हुई दिख रही है और कृषि विभाग का ये दायित्व है और इसीलिए जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी जाके मौके पर जाँच करें, उसको देखें और उसकी जांच रिपोर्ट के बाद जो है वो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करना ये कृषि विभाग का काम है। टाउन में अतिरिक्त अनाज मंडी प्रांगण की व्यवस्था करने की मांग को लेकर फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के बैनर तले व्यापारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम कृषि उपज मंडी समिति टाउन के अध्यक्ष अमर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल ने बताया कि हर वर्ष कृषि जिन्सों के बीज एवं उर्वरक की गुणवत्ता में सुधार से पैदावार में वृद्धि हो रही है और निरंतर जारी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਗ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ 400 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਰਿਕੋ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬਿੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭਾੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿੱਕੋ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। रामलीला मंचन के लिए आवश्यक संसाधन व दशहरा मैदान का चयन कर सभी सुविधाएं करवाने की मांग को लेकर जंक्शन की स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति के सदस्यों ने गुरुवार को नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल को ज्ञापन सौंपा। आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति जो कि 1987 से रामलीला खेल रही है और इस वर्ष भी हर्ष और उल्लास से प्रोग्राम मंचन करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमने गणेश राज जी बंसल जी और आयुक्त मैडम जी को ज्ञापन सौंपा है जो भी दशहरे की सुविधाएं वगैरह होती है उसके लिए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो भी सुविधा दी आपको मतलब दी जाएगी स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति को।
जी 25 सितंबर से स्टार्ट है, 5 तारीख को दशहरे तक, विजयदशमी तक रहेगा, जो कि नगर पालिका द्वारा जो स्थान दिया जाएगा वहाँ दशहरे का भी विशाल आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य ग्राम सेवक अधिकारी संघ पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर है। ग्राम सेवकों की ओर से असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के तहत अब चौथे चरण के तहत नया नहीं न्याय चाहिए के तहत पंचायत समिति कार्यालयों के समक्ष प्रदेश भर में धरना दिया जा रहा है। 2 दिवसीय धरने पर ग्राम सेवक बैठे हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। नया नहीं न्याय चाहिए, नया नहीं न्याय चाहिए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर हैं, क्योंकि सरकार द्वारा हमारी मांगों को आज से 9 माह पूर्व मान लिया गया था, परंतु हमारे साथ वादा खिलाफी करके और हमारा विश्वास तोड़ते हुए आज दिनांक तक हमारी मांगों को नहीं मांगना है। इसीलिए 4 अगस्त को हमने आंदोलन और 22 अगस्त से नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन के नाम से 9 चरणों की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले पहला और दूसरा चरण है वो 22 अगस्त के दिन शुरू हो गया था, जिसमें हमने विकास अधिकारी महोदय को 2 ज्ञापन पेश किए। प्रथम ज्ञापन है वो लंपी स्किन डिजीज से संबंधित था, जिसमें सरकार ने यह तो आदेश दे दिया कि पंचायतें लंपी स्किन डिजीज से संबंधित जो भी पशु मरे हैं उनको वैज्ञानिक विधि से निपटान करेगी, उन्हें उचित विधि से दबाएंगी। लेकिन सरकार ने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि इस संबंध में पंचायतें हैं वो खर्चा किस मद से करेगी। और सेकंड ज्ञापन है वो हमने हमारे नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन के आगे के चरणों के संबंध में दिया था। आज हमारे नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन का चौथा चरण है, जिसमें 25 से 26 अगस्त और आगे 29 से 31 अगस्त तक हम सभी ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना देंगे। और इसके बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, सरकार का हमारी तरफ सकारात्मक रुख नहीं रहता है, तो हम सभी हमारे 9 चरणों को पूरा करते हुए जयपुर के अंदर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को धरना देंगे। 30वां दिन शुरू है। आज हमारा आंदोलन 6ठे चरण में जा रहा है। इस आंदोलन में जो हमें नया नहीं न्याय चाहिए का नारा दिया गया है कि जो हमारे साथ जिन मांगों पे समझौता हुआ है, माननीय मंत्री महोदय के पीछे हस्ताक्षरों के फ्लैक्स हमने लगा रखे हैं, जिसके ऊपर जिन मांगों पर समझौता हुआ, जैसे अंतर जिला स्थानांतरण, हमारे 106 पद जो गवर्नमेंट के द्वारा विलोपित किए गए थे उनको वापस पुनः बहाल करना, और हमारा प्रमोशन है उसके बारे में रुका पड़ा है, उसके बारे में समझौता होने के बाद में आज दिन तक लागू नहीं किया। हमारी कोई गवर्नमेंट के साथ ऐसी कोई मांग नहीं है जिससे गवर्नमेंट पर कोई वित्तीय भार पड़े। हमारी तो प्रमोशन की मांग है, और प्रमोशन समय पर कर्मचारी का होना चाहिए। वो समझौता करने के बाद में अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया, उसके लिए हमारा आंदोलन जारी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।